आज हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की, यानी बीपी की। इसे ना ऐसे समझिए, हमारे शरीर में ये जो खून की नसें हैं, ये एक बहुत व्यस्त हाईवे की तरह हैं, और ब्लड प्रेशर है उस हाईवे पर, आप कह सकते हैं, खून की रफ्तार और उसका दबाव। हाँ, और बिल्कुल जैसे हाईवे पर बहुत तेज रफ्तार खतरनाक हो सकती है, जानलेवा हो सकती है, या फिर एकदम धीमी रफ्तार से जैसे ट्रैफिक जैम हो जाता है, सब रुक जाता है, वैसे ही ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा होना, जिसे हम हाई बीपी कहते हैं, या बहुत कम होना यानी लो बीपी, ये दोनों ही शरीर के लिए गंभीर खतरे पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का जो सेंट्रल पॉइंट है वो यही है कि ये हाई और लो दोनों तरह का ब्लड प्रेशर खतरनाक क्यों है, और इसे समझना, इसे बैलेंस में रखना हमारी सेहत के लिए इतना ज़रूरी क्यों है। ये सारी बातचीत हमें जो सोर्स मटेरियल मिला है उस पर आधारित है। मेरा पक्ष इस बात पर रहेगा कि बीपी के बारे में सही जानकारी रखना और अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके कुछ आसान घरेलू उपायों से इसे कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है और मुमकिन भी है। और मेरा फोकस इस बात पर रहेगा कि ब्लड प्रेशर से जुड़े असल खतरे क्या हैं, चाहे वो हाई हो या लो। मतलब इसे सिर्फ एक नंबर ना समझें, ये गंभीर हेल्थ वार्निंग है जिसे सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर इसे नज़रअंदाज किया ना तो ये सचमुच एक खतरनाक खेल बन सकता है जिसके नतीजे बहुत भारी पड़ सकते हैं। चलिए तो एकदम बेसिक बात से शुरू करते हैं। ब्लड प्रेशर आखिर है क्या? देखिए, जब हमारा दिल धड़कता है ना, और खून को पूरे शरीर में भेजता है, तो वो खून हमारी आर्टरीज मतलब नसों की दीवारों पर एक प्रेशर, एक दबाव डालता है। बस इसी दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसे 2 नंबरों में नापते हैं, जैसे आपने सुना होगा 120, 80। ऊपर वाला नंबर सिस्टोलिक, वो दिल के धड़कने पर प्रेशर दिखाता है, और नीचे वाला डायस्टोलिक, वो धड़कनों के बीच में जब दिल थोड़ा आराम करता है तब का प्रेशर। आमतौर पर 120-80 को नॉर्मल मानते हैं, जैसे हाईवे पर एक ठीक ठाक सेफ स्पीड। हाँ, ये समझना जरूरी है, पर मैं यहीं थोड़ा सा रोक के कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है। 140-90 से ऊपर चला गया तो हाई बीपी मतलब हाइपरटेंशन, और 90-60 से नीचे आ गया तो लो बीपी यानी हाइपोटेंशन। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असल में शरीर के अंदर चल रहे किसी असंतुलन के सिग्नल हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, ये एक खामोश खतरा है। अक्सर इसके लक्षण तब तक पता नहीं चलते जब तक कि हालत थोड़ी गंभीर ना हो जाए। मैं आपकी खतरे वाली बात पर आऊंगी, बिल्कुल, लेकिन मेरा मानना है कि खतरे की घंटी बजने का इंतजार क्यों करें। इससे अच्छा है कि हम पहले से ही थोड़े जागरूक हों। देखिए, हम आप जैसे आम लोग कोई रोज सुबह उठकर अपना बीपी तो चेक नहीं करवाते हैं ना। हम कोई अंबानी के घर में तो रहते नहीं कि भाई हर छोटी बात पर डॉक्टर हाजिर हो जाएं। ज़्यादातर लोगों को तो पता ही तब चलता है जब अचानक चक्कर आ गया, या किसी और चेकअप के लिए गए और डॉक्टर ने कह दिया, अरे भाई साहब, आपको तो बीपी की शिकायत है। इसीलिए मेरा मेन पॉइंट ये है, बीपी को जानना, समझना और अपने नंबरों पर थोड़ी नज़र रखना ही इसे संभालने का पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। इसे इग्नोर करना तो उस ड्राइवर की तरह है जो स्पीडोमीटर देख ही नहीं रहा। तो सुनने वालों से मेरी पहली गुजारिश यही है, कोशिश करें कि आपको अपने बीपी के नॉर्मल लेवल का एक अंदाज़ा तो हो। देखिए, जानने की अहमियत से मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल अपना नंबर पता होना चाहिए, लेकिन मैं इस बात पर ज्यादा जोर दूंगा कि सिर्फ जानना काफी नहीं है। उस जानकारी के पीछे जो गंभीरता छुपी है उसको समझना बहुत जरूरी है। और खतरा एक तरफा नहीं है। ज्यादातर बातें हाई बीपी के बारे में होती हैं, लेकिन लो बीपी को हल्के में लेना भी उतनी ही बड़ी गलती हो सकती है। हाई बीपी क्या करता है, वो धीरे धीरे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाता है। स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क, किडनी फेल हो सकती है। ये सब इसके लंबे समय के असर हैं। लेकिन लो बीपी के अपने फौरी खतरे हैं, जैसे अचानक चक्कर आया, गिर पड़े, बेहोश हो गए, और सीरियस मामलों में शॉक की स्थिति बन जाती है, जिसमें शरीर के जरूरी अंगों तक खून ही नहीं पहुंच पाता। मेरा तर्क ये है कि चाहे हाई हो या लो, बीपी की किसी भी गड़बड़ी को एक सीरियस हेल्थ वार्निंग मानना चाहिए, क्योंकि इसके नतीजे सिर्फ थोड़ी परेशानी वाले नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने वाले या जानलेवा भी हो सकते हैं। चलिए, अब ये जो असंतुलन है, इसके कारणों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। हाई बीपी क्यों होता है? इसके पीछे ना कई वजह हो सकती हैं। एक बहुत आम कारण है हमारे खाने में नमक,
मतलब सोडियम का ज़्यादा होना। जैसे दाल में ज़्यादा नमक डाल दो तो स्वाद बिगड़ जाता है ना, वैसे ही शरीर में ज़्यादा सोडियम खून में पानी को खींचता है, जिससे खून का वॉल्यूम बढ़ जाता है और नसों पर दबाव बढ़ जाता है। और ये सिर्फ वो नमक नहीं है जो हम ऊपर से डालते हैं। ये जो पैकेट वाले चिप्स हैं, अचार है, पापड़ है, जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, उनमें छुपा हुआ नमक भी बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा कारण है आज की भागदौड़ भरी जिंदगी का स्ट्रेस। नौकरी का प्रेशर, घर की टेंशन, पैसों की चिंता, रिश्तों की, मतलब ये सब चीजें मिलकर हमारे शरीर का जो फाइट या फ्लाइट वाला सिस्टम है उसे हर वक्त एक्टिवेट रखती हैं, जिससे ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो बीपी बढ़ाते हैं। मजाक में ही सही, पर कई बार लगता है सच में बिजली का बिल देखकर भी बीपी बढ़ गया। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण है जेनेटिक्स यानी फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके माँ बाप या करीबी रिश्तेदारों में हाई बीपी रहा है तो आपका खतरा भी बढ़ जाता है। मैं इन कारणों से बिल्कुल सहमत हूँ, खासकर ये तनाव वाली बात से। ये सिर्फ एक फीलिंग वाला तनाव नहीं है, ये शरीर पर असर डालता है। जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो बॉडी कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है, जो लंबे समय में हमारी खून की नसों को सख्त और संकरा बना सकते हैं, जिससे बीपी परमानेंटली बढ़ सकता है। और हाँ, जेनेटिक्स की भूमिका को भी कम नहीं समझना चाहिए। कभी कभी अच्छी लाइफस्टाइल के बावजूद जेनेटिक वजहों से बीपी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर मेरा एक सवाल है आपसे। आप जीवन शैली पर जोर दे रही हैं, जो बिल्कुल सही है, पर उन लोगों के लिए क्या सुझाव है जिनका बीपी जेनेटिक या किसी और कॉम्प्लेक्स वजह से ज्यादा है और वो सिर्फ नमक कम करने या टहलने से काबू में नहीं आ रहा? क्या सिर्फ घरेलू उपाय काफी है उनके लिए? ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ लाइफस्टाइल ही सब कुछ है, खासकर जब स्थिति गंभीर हो या जेनेटिक कारण हो। लेकिन जीवन शैली पहला और सबसे, आप कह सकती हैं, बुनियादी आधार है। डॉक्टर भी तो दवा के साथ हमेशा लाइफस्टाइल बदलने की सलाह देते हैं ना। नमक कम करना, वजन कंट्रोल में रखना, रोज एक्सरसाइज करना, ये दवा के असर को भी बेहतर बनाते हैं। और तनाव मैनेजमेंट, जैसे आपने कहा, योग या ध्यान, ये तो सिर्फ बीपी ही नहीं, पूरी सेहत के लिए अच्छा है। तो ये काफ़ी शायद न हो, पर ज़रूरी तो है ही। तो एक्शन पॉइंट यहाँ ये है कि कारण चाहे जो भी हो, जीवन शैली सुधारने की कोशिश तो करनी ही चाहिए और साथ में डॉक्टर की सलाह तो लेनी ही है। ठीक है, अब जरा लो बीपी के कारणों पर आते हैं। इसे अक्सर लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते। इसके पीछे क्या वजहें हो सकती हैं? लो बीपी को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, ये बात तो सच है। हाँ, इसके कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे कॉमन है डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी। जब शरीर में पानी कम होता है तो खून का वॉल्यूम, उसका आयतन घट जाता है, जिससे प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। खासकर गर्मी में या जब पसीना ज़्यादा आता है तब इसका खतरा बढ़ जाता है। दूसरा कारण है अचानक पोजीशन बदलना, जिसे पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। जैसे बैठे या लेटे हुए हैं और एकदम से खड़े हो गए तो कुछ पल के लिए बीपी गिर जाता है और चक्कर सा आ सकता है। हाँ, ये मैंने देखा है, बुजुर्गों ने ज्यादा होता है ये। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ बीमारियां, जैसे दिल की कोई समस्या हो, हार्मोनल गड़बड़ियां हो, जैसे थायराइड या एड्रेनल ग्लैंड की प्रॉब्लम, या कोई सीरियस इन्फेक्शन हो, ये भी लो बीपी का कारण बन सकते हैं। और जैसे आपने हाई बीपी के लिए कहा, कुछ दवाइयां भी लो बीपी कर सकती हैं, खासकर हाई बीपी के दवा का डोज अगर ज्यादा हो जाए, या कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स और पार्किंसंस की दवाएं। और हाँ, लंबे समय तक भूखे रहना या शरीर में पोषण की बहुत ज्यादा कमी, वो भी एक कारण हो सकता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट रखे। लो बीपी वाले इंसान की हालत कई बार ऐसी हो जाती है जैसे किसी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया हो। मतलब शरीर में एनर्जी नहीं लगती, चक्कर आते हैं, धुंधला दिखता है, जी मिचलाता है। इसे सिर्फ कमजोरी समझकर टालना नहीं चाहिए। जैसे हाई बीपी में डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, वैसे ही अगर लो बीपी के लक्षण बार बार आ रहे हैं तो उसके पीछे का कारण जानना और उसका इलाज करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो एक्शन पॉइंट यहाँ ये है कि पानी ठीक से पिएं, एकदम से भूखे रहकर वज़न घटाने की कोशिश ना करें, और अगर कोई दवा ले रहे हैं तो डॉक्टर से उसके असर के बारे में ज़रूर बात करें। पानी पीने की बात तो बिल्कुल सही है, ये दोनों ही हालतों में ज़रूरी है। हाई बीपी वालों को सोडियम रिटेंशन कम करने में मदद मिलती है और लो बीपी वालों को ब्लड वॉल्यूम बनाए रखने में। लेकिन हाँ, लो बीपी वालों को कई बार डॉक्टर इलेक्ट्रोलाइट्स या थोड़ा नमक बढ़ाने की सलाह भी देते हैं, पर वो डॉक्टरी देखरेख में ही करना चाहिए, अपने आप नहीं।
अब आते हैं उस हिस्से पर जो हमारे जैसे आम भारतीय घरों में बहुत मायने रखता है, घरेलू उपाय और खान-पान से बीपी को बैलेंस रखना। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम रोज-रोज डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। हमारे किचन में ही कई ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी मदद कर सकती हैं। जैसे हाई बीपी के लिए रोज सुबह खाली पेट लहसुन की 1-2 कच्ची कली चबाना या खाना बहुत फायदेमंद माना गया है। कहते हैं लहसुन में एलिसन होता है जो नसों को थोड़ा आराम देता है और खून के फ्लो को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। मैं घरेलू नुस्खों की अहमियत समझता हूं और लहसुन के फायदे कई स्टडीज में दिखे भी हैं, लेकिन यहीं पर मेरा थोड़ा अलग व्यू आता है। क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि सिर्फ लहसुन खाने से किसी का 170-100 बीपी नॉर्मल हो जाएगा? मतलब इन उपायों को एक चमत्कारी इलाज की तरह पेश करना वो थोड़ा खतरनाक हो सकता है। नहीं, मैं इसे चमत्कारी इलाज नहीं कह रही, बिल्कुल नहीं। इसे एक सहायक उपाय बता रही हूँ। लहसुन के साथ साथ रेगुलरली सांस लेने वाले व्यायाम जैसे प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये बहुत कारगर हैं। आप 5-10 मिनट गहरी धीमी सांस लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम शांत होता है, स्ट्रेस कम होता है और इसका सीधा असर बीपी पर पड़ता है। और पानी पीना, दिन में 8-10 ग्लास पानी पीना ओवरऑल सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों का बीपी अक्सर लो रहता है वो डॉक्टर की सलाह पर पानी में चुटकी भर नमक या नींबू नमक चीनी का घोल ले सकते हैं। और सबसे आसान, सबसे बढ़िया उपाय, रोजाना कम से कम 30 मिनट तेज चलना या कोई भी हल्की फुल्की एक्सरसाइज। ये दिल को मजबूत बनाती है, वजन कंट्रोल में रखती है और नेचुरली बीपी को रेगुलेट करती है। ये छोटे छोटे कदम हैं जिन्हें रोज की जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। एक्शन पॉइंट: लहसुन आजमाएं, रोज 10 मिनट प्राणायाम करें, पानी ठीक से पिएं और रोज टहलें। आपकी बातें अच्छी हैं। लहसुन, प्राणायाम, पानी, टहलना, ये सब हेल्दी आदतें हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा जोर इस बात पर है कि इन्हें सही कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए। ये उपाय एक सपोर्ट सिस्टम की तरह है, मेन इलाज नहीं, खासकर जब बीपी बहुत ज्यादा हाई या लो हो। ये शायद उन लोगों के लिए ज्यादा काम के हों जिनका बीपी बॉर्डरलाइन पर है, या जिन्हें अभी-अभी शुरुआत हुई है, या फिर दवा के साथ एक हेल्पर के तौर पर। लेकिन अगर किसी का बीपी लगातार 160-100 से ऊपर रहता है, या किसी को लो बीपी की वजह से बार-बार बेहोशी आ रही है, तो उसे सिर्फ इन घरेलू नुस्खों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। ये डॉक्टर की सलाह और दवा का विकल्प कभी नहीं हो सकते। ऐसा सोचना खतरनाक हो सकता है। हाँ, डॉक्टर शायद इन उपायों को अपनाने को कहेगा, लेकिन अपनी निगरानी में। इसलिए एक्शन पॉइंट ये होना चाहिए, इन उपायों को अपनाएं, जरूर अपनाएं, लेकिन अपनी हालत की गंभीरता को समझें और डॉक्टर के टच में जरूर रहें। आपकी बात में वजन है, बिल्कुल। संतुलन बहुत जरूरी है। घरेलू उपाय और डॉक्टरी सलाह एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, विरोधी नहीं। अब उस पहलू पर आते हैं जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, यानी खतरे और हमें कब एकदम सावधान हो जाना चाहिए। बिल्कुल, और डरना लाजमी भी है, क्योंकि खतरे असली हैं और गंभीर हैं। हाई बीपी के सबसे बड़े खतरों में से एक है स्ट्रोक, जिसका मतलब है दिमाग की नस का फट जाना या उसमें खून का थक्का जम जाना, जिससे ब्रेन का हिस्सा डैमेज हो जाता है और लकवा मार सकता है, बोलने में दिक्कत आ सकती है या मौत तक हो सकती है। दूसरा बड़ा खतरा है हार्ट अटैक, क्योंकि बढ़ा हुआ बीपी दिल की मांसपेशियों पर जबरदस्त दबाव डालता है, उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे वो कमजोर हो सकता है या फिर हार्ट अटैक आ सकता है। तीसरा, लंबे समय तक हाई बीपी रहने से गुर्दों पर यानी किडनी पर असर पड़ता है और वो धीरे धीरे काम करना बंद कर सकते हैं, जिसे किडनी फेलियर कहते हैं। ये सचमुच एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर अंगों को खोखला करता जाता है। ये सचमुच बहुत गंभीर परिणाम है और लो बीपी के खतरों को भी कम नहीं समझना चाहिए। जैसा हमने पहले कहा, बार बार चक्कर आना और गिरना जिससे चोट लग सकती है, खासकर बुजुर्गों में, बेहोशी आ जाना, और सबसे खतरनाक है शॉक की स्थिति, जब बीपी इतना गिर जाए कि दिमाग, दिल, किडनी जैसे जरूरी अंगों को पूरा खून और ऑक्सीजन ही न मिले, जिससे वो परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं या इंसान की मौत भी हो सकती है। ये दोनों ही हालतें, हाई और लो, उस क्रिकेट मैच की तरह हैं जहां अंपायर का एक गलत फैसला पूरी टीम यानी हमारे शरीर के लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। एकदम सही कहा, और इसीलिए मेरा लगातार जोर इस बात पर है कि लक्षणों को नजरअंदाज ना करें। कुछ वार्निंग साइन है,
खतरे की घंटियां हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए। जैसे अगर आपको अचानक बहुत तेज सिर दर्द हो जो दवा से भी ठीक ना हो, सीने में तेज दर्द, दबाव या भारीपन लगे, सांस लेने में अचानक बहुत दिक्कत होने लगे, देखने में परेशानी हो जैसे धुंधला या डबल दिखना, बोलने में जबान लड़खड़ाए, शरीर का कोई हिस्सा सुन्न हो जाए या कमजोर पड़ जाए, या फिर आप बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा चक्कर महसूस करें या बेहोश हो जाएं। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो ये इमरजेंसी हो सकती है। ऐसे में घरेलू नुस्खे आजमाने का टाइम नहीं होता, फौरन डॉक्टर या अस्पताल जाना चाहिए। एक्शन पॉइंट: इन गंभीर लक्षणों को पहचानें और इन्हें कभी भी नजरअंदाज ना करें। ये चेतावनी बहुत ज़रूरी है। सही समय पर सही कदम उठाना सच में जान बचा सकता है। लेकिन साथ ही मेरा पक्ष ये भी है कि इन खतरों से सिर्फ डरकर बैठ जाने के बजाय हमें बचाव पर ध्यान देना चाहिए। नियमित जांच और लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव करके हम इन गंभीर स्थितियों तक पहुंचने से काफ़ी हद तक बच सकते हैं।